स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग सोशल साइंस के चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा बेसिक टारगेट है कि हम क्लास 10 के सिलेबस को बोर्ड एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले तक खत्म करें, ताकि आप सभी लोग इस पूरे प्रोसेस में सोशल साइंस का एक बेटर प्रिपरेशन कर पाए। आज के इस वीडियो में हम लोग नेशनलिज्म यूरोप को डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक हमने कंजर्वेटिज्म और साथ ही साथ और भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ लिए, जिसके थ्रू आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी नेशनलिज्म इन यूरोप को लेके पड़ी होगी। जैसे कि कंजर्वेटिज्म क्या है, रेवोल्यूशनरीज कौन कौन थे, रोमांटिसिज्म क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। 1848 में हमने एक बात और देखी कि फ्रांस में और साथ ही साथ एक और जगह थी जहाँ जिसका नाम था सिलेसिया। फ्रांस और सिलेसिया में हमको एक रेवोल्यूशन टाइप देखने को मिला। सिलेसिया में क्या हुआ जितने भी वहाँ के वीवर्स थे उनका एक प्रोटेस्ट था कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में, और वहीं पे फ्रांस ने क्या किया कि एक बार फिर से वहाँ पे गवर्नमेंट ही चेंज करी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को डिपोज करके वहाँ पे फिर से एक बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी गई थी। और ये हुआ कब? जब फरवरी 1848 में। 1848 फरवरी में फ्रांस ने एक बार फिर से मोनार्क को डिपोज कर दिया था, और ये बहुत बड़ी एक टाइप से विक्ट्री थी सारे के सारे उन लोगों के लिए जो कि लिबरलिज्म के आइडिया में बिलीव करते थे। ठीक। अब रही बात कि पूरे यूरोप में ऐसे कौन कौन से पार्ट है जहां पे अभी भी एक बहुत बड़ी पावर को ओन करते हैं कंजर्वेटिव्स। तो जैसे कि अगर हम बात करें रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन, ये तो मेन पावर थी ही थी। ब्रिटेन में तो हालांकि फिर भी पार्लियामेंट को एक पावर मिली हुई थी, बट बाकी के सारी कंट्रीज में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चलाई जा रही थी। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं थे उस टाइम। उस टाइम पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही थी, और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे कि एम्पायर होता है इनका, एक नेशन स्टेट नहीं होता है। आज के टाइम पे इंडिया एक नेशन स्टेट है। पहले ब्रिटिश के टाइम पे या उससे भी पहले इंडिया कई सारे एम्पायर्स में डिवाइडेड होता था। पर ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है यहाँ पे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इन सभी जगहों पे। तो क्योंकि फ्रांस में एक बार फिर से रेवोल्यूशन हुआ और यहाँ पे लिबरल्स जितने भी हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और उनको एक मोटिवेशन भी मिला कि जब फ्रांस में ये काम हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसा ही इवन जर्मनी में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एसोसिएशन बना के जर्मनी के जो मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्परस आर्टिशियंस थे, इन सभी लोगों ने क्या किया, डिमांड करी कि एक नेशनल असेंबली बनाई जाए। चलिए, डिमांड तो इनकी मानी गई। नेशनल असेंबली के लिए इन्होंने एक जगह डिसाइड करी जिसका नाम है सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। और ये भी बोला जा रहा है कि ये ऑल जर्मन नेशनल असेंबली होगी, यानी जर्मनी के जितने भी स्टेट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मई 1848 इसमें क्या हुआ, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो एक फेस्टिव प्रोसेशन, बिल्कुल एकदम विक्ट्री को सेलिब्रेट करते थे कि चलो आज से तो हम सभी लोग यूनाइटेड हो जाएंगे, आज से तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाएगी। सबके सब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मिलते हैं। और ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है ये एक्चुअली में चर्च ऑफ सेंट पॉल है, अगर आपसे 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे तो। पहली बात की अब क्या करना है, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ था जो कि जर्मनी का होगा, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन। और जो मोनार्क था, इन्होंने ये डिसाइड किया दैट द मोनार्क विल बी सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। तो पहली थिंग यहाँ पे क्या क्या है, द फर्स्ट थिंग that these liberal people wanted that the monarch should be under the parliament, and that's what is called the constitutional monarch. अब रही बात की मोनार्क को आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लिबरल हैं, आपको सोचने की आजादी है, आप रख सकते हैं। बट क्या कोई भी मोनार्क इस चीज से अग्री करेगा?
तो ऐसा नहीं था। बहुत बड़े लेवल पे जो मोनार्क्स थे उन्होंने पहले तो इसको निकाल दिया। रही बात जो लिबरल्स थे, उन्होंने ऑफर किया क्राउन की, चलो पूरे जर्मनी का जो रूलर बना है वो हम फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को बनाएंगे, द किंग ऑफ रशिया, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टेरिटरी और एम्पायर जो कि जर्मन कॉन्फेडरेशन में था। अब सबसे पावरफुल को आप क्या कर रहे हो, उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, उसी को पावर की कमजोर करने की कोशिश करे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। मोनार्क को इन्होंने ऑफर किया, विलियम फोर्थ ने मना कर दिया कि नहीं भैया, हमसे तो ये नहीं हो पाएगा, आप किसी और को ढूंढिए या फिर आप रहने दीजिए। आप लिबरल्स एक काम करिए, आप बैठिए और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस आप लोग चाहते हैं कि एक यूनिफिकेशन होना चाहिए, ये आप हम करेंगे इन द सेंस कि आप कंजर्वेटिव पावर उसको प्रोसीड करेंगे। और यही हुआ, पार्लियामेंट को खत्म कर दिया। पार्लियामेंट जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी वहां से सबको हटा दिया गया। और जब पार्लियामेंट को डिपोज किया गया तो बाकी जितने लोग थे सोसाइटी के, उन्होंने उन पार्लियामेंट मेंबर्स की, यानी जो 831 मेंबर्स थे, उनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने किसी भी वर्कर प्रेसिडेंट या फिर वुमेन, इन सभी लोगों की कोई डिमांड पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं करी। मेन तो लिबरल्स थे। लिबरल्स कौन? बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग। तो जो पुअर्स थे उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया। पॉलिटिकल राइट्स की बात नहीं थी वुमेन के लिए। लिबरल मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या चाहता था, वुमेन को यूज करें इन द सेंस कि आप उनसे प्रोटेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेशन तो कराओ, जब उनको पॉलिटिकल राइट्स देने की बात आए तो आप उनको मना कर दो। ऐसा ही हुआ, लिबरल मूवमेंट चले, लार्ज नंबर में वुमेन ने पार्टिसिपेट किया ओवर द इयर्स। उनके अपने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशन बने, न्यूज पेपर बनाया, पॉलिटिकल मीटिंग्स हुई, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। बट जब पार्लियामेंट की बात आई, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात आई, तो उनको उनमें एंट्री से भी डिनाई कर दिया गया। सफरेज मूवमेंट, सफरेज राइट नहीं दिया गया। कुछ इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। और वुमेन तो सिर्फ और सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर ही एडमिट की गई थी उस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। तो कहीं ना कहीं आपने अपना एक सपोर्ट बेस जो था वुमेन का, वर्कर का और पेरेंट्स का, उस सपोर्ट बेस को ही आपने खत्म कर रखा है उनकी बातों को डिस्कस ना करके। 1848 में फिर से वही मोनार्क्स ने, और उनको ये समझ में आ चुका था कि अगर हम लोग अब हम लोग कुछ चेंज नहीं करते हैं तो ऐसे आने वाले समय में बहुत सारे रेवोल्यूशन हमको फेस करने पड़ सकते हैं। तो अब कोशिश ये होगी कि कुछ चीजों को और चेंज किया जाए। और इसीलिए 1848 के ईयर के बाद में ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, उन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। चलो, जैसे कि सर्फडम जो था, अनबॉन्डेड लेबर, इनको अबॉलिश कर दिया गया। सर्फडम मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको समझाया है, एक तरीके का फेवर था जो वर्कर्स, सॉरी, पेजेंट्स जो थे, जिन पेजेंट्स को लैंडलॉर्ड क्या देते थे, जमीन रेंट पे देते थे, वही पेजेंट्स को रिटर्न में तीन तरीके का काम करना पड़ सकता था। पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए समझते हैं। पहला, या तो आप फ्री में उनके यहाँ पे काम करो, उनके फील्ड्स पे आप काम करो, लेबर प्रोवाइड करो, या फिर आप आर्मी में ज्वाइन करो एंड दैट टू फॉर फ्री, या फिर जहां भी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा हो उसमें आप पार्टिसिपेट करो एंड दैट टू फॉर फ्री। तो ये था सर्वधर्म, और इसकी वजह से जो पेजेंट्स थे वो बड़े नाखुश रहते थे, और मोनार्क्स को ये समझ में आ गया था कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो सर्वधर्म और बॉन्डेड लेबर बिल्कुल से हटा दिया गया। हैब्सबर्ग डोमिनियन इन रशिया एंड इन रशिया, रशिया और हैब्सबर्ग डोमिनियन से इन चीजों को हटा दिया गया। हैब्सबर्ग रूल्स
ग्रांट करते हैं मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियंस इन 1867, कि जितने भी हंगेरियंस हैं उनको थोड़ा सा और ऑटोनॉमी दिया जाए ताकि वो खुश रहें मोनार्क से। तो आने वाले समय में मोनार्क्स ने बहुत सारी चीजों को चेंज करने की कोशिश करी, जो कि कहीं ना कहीं फेवर करता है मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन को, क्या कहें कि वो इसको। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये जो जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन है ये कैसे हुआ। फिर वही कहानी, हमारे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उनको जब ये ऑफर किया गया कि आप क्या करिए, आप हेल्प करिए हमें यूनिफाई करने के लिए, और आप पार्लियामेंट के अंदर या अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रह के काम करिए। हमने उसको डिनाई किया और उन्होंने कहा कि अब हम खुद ही क्या करेंगे, लीड करेंगे जर्मनी को एज ए नेशन बनाने के लिए, कन्फेडरेशन बनाने के लिए, और इस जर्मन कॉन्फेडरेशन को एक नेशन स्टेट में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए, इस काम को करने के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इस काम को करने के लिए सबसे बड़ी बात ये कि जो भी रूलर है उनको बहुत बड़े लेवल पे आर्मी चाहिए होगी। चलिए समझते हैं। रशिया यूनिफिकेशन को अपने हाथों में लेता है और इसके यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं ऑटोवन बिस्मार्क, और ऑटोवन बिस्मार्क को ही बोला गया द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो ऑटोवन बिस्मार्क ही वो इंसान है जिसने रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके क्या किया, पूरे जर्मनी को यूनिफाई किया। 1871 में रशिया के किंग बनते हैं विलियम फर्स्ट, और जिनकी सेरेमनी कहाँ करी गई थी, वर्सल्स में। इनको इस पूरे प्रोसेस में 3 कंट्रीज को हराना पड़ा और पूरा 7 इयर्स तक इनका वॉर चला। वो 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। चलिए, फाइनली जनवरी 1871 में लास्ट में इन्होंने फ्रांस को हरा के ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की, जो कि बड़ी ह्यूमिलिएटिंग रही इनके लिए, फ्रांस के लिए। यहाँ पे एक बात भी बताई गई या एक अकाउंट दिखाया गया है कि किस तरीके से उस टाइम पे सेलिब्रेशन हुआ। 18 जनवरी 1871 एक असेंबली थी जहाँ पे प्रिंस ऑफ द जर्मन स्टेट, representatives of army, important Russian ministers including Chief Minister Otto von Bismarck, ये सब लोग मिलके पैलेस ऑफ वर्साइल्स में इकट्ठा होते हैं और कैसर विलियम फर्स्ट को किंग बनाते हैं रशिया का। इस यूनिफिकेशन में आपको कुछ एक चीजें याद रखनी है। पहला, इसको शुरू किसने किया, तो वो रहेंगे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, ऑटो वन बिस्मार्क। किंग कौन बनेगा जर्मनी का, तो वो है हमारे कैजर विलियम फर्स्ट, जो कि उस टाइम के कंटेम्प्रेरी रशिया के किंग होते हैं। ये 3 चीजें आप याद रखेंगे। साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि कौन कौन सी कंट्री को हराना पड़ा लेकिन उनके साथ वॉर करना पड़ा। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज थी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड डेनमार्क। ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड डेनमार्क, इन तीनों कंट्री को हराया, और फ्रांस को तो लास्ट में हरा के उनके साथ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी भी साइन कर। अब जो आप एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आपने और पढ़ी है, जो कि 1919 में हुई थी जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा था। वो इतनी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी इसीलिए की गई थी क्योंकि जब जर्मनी यहाँ पर 1871 में जीता हुआ है, तो वही सारी चीजें जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में हुई थी जर्मनी के साथ, वो पहले ही फ्रांस ने, जर्मनी ने फ्रांस के साथ ही हुई थी। उनसे पैसे की डिमांड करी थी, उनके ही पैलेस ऑफ वर्साइल्स में जाके ये देखिए खुद को किंग डिक्लेयर कर रहे हैं जर्मनी का। तो ये एक से डिसरिस्पेक्ट है पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी के पूरे फ्रांस के लिए। तो इसी चीज का बदला लेने के लिए फ्रांस ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को इतना ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग बनाया था जर्मनी के लिए। तो यही है ना, कहावत भी है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यही हुआ
जो जर्मनी ने किया था फ्रांस के साथ, वही हुआ उसके साथ। और ये करने वाला कौन था? फ्रांस। चलिए, ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का एक मैप है, जहाँ पे दिखाया गया है रशिया 1866 तक कैसे बना, और फिर उसके बाद में 1871 में जो जर्मनी वॉर लड़ा, उसके बाद रशिया के साथ। अब आइए इटली को समझते हैं। इटली के यूनिफिकेशन में भी आपको दो तीन नाम याद रखने होंगे। एक तो आपका कौन हो जाएगा? यूसेपे मेज़नी, जो कि आपने रेवोल्यूशनरीज में पढ़ा कि किस तरीके से मेज़नी ने रेवोल्यूशन को कैरी आउट करने की कोशिश करी थी, ताकि इटली को यूनिफाई किया जा सके और एक मॉडर्न नेशन स्टेट बनाया जा सके। पर कहीं ना कहीं वो अनसक्सेसफुल रहे, और इसकी वजह से जो यूनिफिकेशन का काम है वो किसी और के हाथों ही पूरा हुआ। अब कई रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग हुई 1831 से लेके 1848 के बीच में। हुआ क्या कि सार्डिनिया पिडमोंट, जो कि इटली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट था, उसने उसके किंग ने, जिनका नाम है किंग विक्टर इमानुएल सेकंड, इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पूरे इटली को यूनिफाई करें, ताकि हमारी भी इकोनॉमी अच्छी हो सके और हम भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ज्यादा परफॉर्म कर पाए। हुआ क्या, इटली ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू किया। अब यहाँ पे दो नाम हैं जिन्होंने विक्टर इमानुएल सेकंड का ये जो पूरा सपना था कि हमें यूनिफाइड इटली चाहिए, तो उसको कंप्लीट करने किया। पहला तो काउंट मिलियो काबूर, और दूसरा नाम देने वाला है इनका जुसेप्पे गैरिबॉल्डी। काबूर सार्डिनिया पिडमोंट का जो था, वो चीफ मिनिस्टर था। जैसा कि आपने पढ़ा कि जर्मनी के लिए चीफ मिनिस्टर कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क। वैसे ही इटली के लिए चीफ मिनिस्टर है काउंट कैमिलियो काबू। ये फ्रेंच भी बोलते थे। ये कहीं ना कहीं वेल्दी और एजुकेटेड कम्युनिटी में से आते हैं, काउंट कैमिलियो काबू। सार्डिनिया पिडमोंट ने क्या किया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में डिफीट किया, और बहुत बड़े नंबर्स में वॉलंटियर्स इकट्ठा होते थे जोसेफ गैरिबॉल्डी से, जोसेफ गैरिबॉल्डी के कहने पे। और 1860 में इन्होंने साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पर भी अपनी विक्ट्री स्टैब्लिश करी। अब रही बात कि इनको यूनिफिकेशन पूरा कब होता है? इनका यूनिफिकेशन पूरा हो जाएगा 1860 में, जब इन्होंने टू सिसिलीज को कराया, और 1861 में विक्टर इमानुअल जो होंगे उनको किंग ऑफ इटली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इटालियन पॉपुलेशन जो थी इलिटरेट थी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हुई नहीं थी। हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? देखिए, पहले तो काउंट कैमिलियो काबू ने फ्रांस से एक डिप्लोमेटिक अलायंस कर लिया, और उस डिप्लोमेटिक अलायंस की वजह से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया 1859 में। और फिर गैरिबॉल्डी ने ही एक चमत्कार कर दिया, जहां पर उन्होंने फार्मर्स और गरीब लोगों की मदद से स्पेनिश रूलर को भगा दिया। अब जरा समझिए, स्पेनिश रूलर्स को लोकल पेजेंट्स की मदद से भगा दे, तो ये बहुत बड़ी बात है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। अब इस पूरे प्रोसेस में आपको ये समझना होगा, ये जो फार्मर्स ने गैरिबॉल्डी के कहने पे लड़ाई करी, स्पेनिश रूलर को भगाया, वो ये क्यों भगाया और उनका मतलब क्या था? गैरिबॉल्डी ने सदर्न इटली में इटालिया बोलना शुरू किया कि देखिए भैया, हमको तो इटली बनानी है, पूरा यूनिफिकेशन करना है। उनको कभी ये पता ही नहीं था कि इटली का मतलब क्या है, और उनको ये लगा कि ये डालिया जो कि विक्टर इमानुअल्स वाइफ है, उनका कुछ प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से हमें स्पेनिश रूलर्स को भगाना होगा। और वही हुआ, और 1861 आते आते पूरा का पूरा इटली जो था वो क्या हो जाएगा? यूनिफाइड हो जाएगा। इसके लीडरशिप में सार्डिनिया पे कौन इसको कंप्लीट करता है? विक्टर इमानुअल सेकंड। ठीक है, कौन इसको कंप्लीट करता है? विक्टर इमानुअल सेकंड। और विक्टर इमानुअल सेकंड ही पूरे यूनिफाइड इटली के रूलर भी डिक्लेयर कर नहीं रहेंगे इस यूनिफिकेशन के बाद। अब जरा समझिए कि ये जो ब्रिटेन है, इसके साथ क्या हुआ यहाँ पे? तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ही यहाँ पे रेवोल्यूशन करने वाले लोगों ने यूनिफाइड किया, ना ही यहाँ पे मोनार्क ने किया। क्यों समझते हैं?
पहले तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनने का, ये 3 आइलैंड ग्रुप्स को जोड़ के बना है। कौन कौन से? स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंडिया। चलिए समझते हैं कि ये तीनों एक साथ कब आए। प्राइमरी आइडेंटिटी जो थी वो थी एथनिक वन, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स और आयरिश, ये सब वहाँ की लोकल एथनिसिटी थी। और ये जितने भी एथनिक ग्रुप्स थे उनके अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे, अपना कल्चर था। बट क्योंकि इंग्लैंड ज्यादा पावरफुल था, तो वहां पे उन्होंने दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी और अपने अंडर लेने की कोशिश करी। इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर सीज करी 1688 में, और उसके बाद में पार्लियामेंट ही वहां पे सर्विस हुआ। फिर एक इंस्ट्रूमेंट निकाला जिससे कि नेशन स्टेट बनाया जा सके और उसके सेंटर में इंग्लैंड हो, और इर्द गिर्द जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनको भी उसमें मिलाया जा सके। और ऐसा ही एक्ट था, एक्ट ऑफ यूनियन, जो कि 1707 में लाया गया, जिसके थ्रू इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को क्या किया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में जोड़ा गया। इन दोनों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वादा तो ये किया था स्कॉटलैंड के साथ कि आपको हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, आपके भी मेंबर्स हमारे पार्लियामेंट में होंगे, और आपकी कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप पार्लियामेंट में आके बोल सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या थी कि इंग्लिश पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ज्यादातर मेंबर्स कौन थे? इंग्लिश थे, अंग्रेजी थे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो स्कॉटिश स्कॉटलैंड के जितने भी लोग थे उनके कल्चर को सप्रेस करने की कोशिश करी गई थी। और ये जो कैथोलिक क्लान्स हुआ करते थे स्कॉटिश हाईलैंड पे, उनको काफी रिप्रेशन झेलना पड़ा, और उनको काफी हद तक उनकी जगह से निकाल दिया गया, उनको अटैक किया गया, उनको एक तरीके से फॉरबिडन कर दिया गया। और जो गैलिक लैंग्वेज थी, या फिर उनका जो स्कॉटलैंड का नेशनल ड्रेस था, उसको लोगों ने बैन कर दिया, ताकि वो अपने कल्चर को प्रैक्टिस ना कर पाए। और कौन प्रैक्टिस कर पाए? इंग्लिश कल्चर को लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो सुपीरियर है। फिर उसके बाद में आयरलैंड में भी यही हुआ। आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का आपस में क्लाश चलता था। आपको जिनको पता नहीं है कि कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट क्या है, तो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के ही दो पार्ट हैं, जो कि क्या करते हैं, आप देखेंगे कि मार्टिन लूथर 14 सेंचुरी 15 सेंचुरी में, मार्टिन लूथर 14-15 सेंचुरी में क्या कर रहे हैं कि रेनेसांस आ चुका है। और मार्टिन लूथर ने एक तरीके से 95 थीसिस की डिमांड भी रखी, जिसके थ्रू पूरा का पूरा जो क्रिश्चियनिटी था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो वो जो साइंस और रीजंस में बिलीव करने लगे उनको प्रोटेस्टेंट्स बोला गया, और एक वो जो ओल्ड रोमन चर्चेस में बिलीव करते थे उनको कैथलिक्स बोला गया। तो इन दोनों का आपस में लड़ाई चलता रहता था। और ऐसी सिचुएशन में आयरलैंड, जो कि डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री, इंग्लिश ने क्या किया, या ब्रिटिशर्स ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करी, जहाँ पर वो आयरलैंड में मेजोरिटी कैथोलिक की थी, वहां पे अपनी गवर्नमेंट बना सके। कैथोलिक्स रिवॉल्ट होने लगे, और इन रिवॉल्ट्स को ब्रिटिश डोमिनियन ने सप्रेस करना शुरू कर दिया। और ऐसा ही एक फेल्ड रिवॉल्ट हुआ था वुल्फ टोन के थ्रू, जहाँ पे उन्होंने यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 में आयरलैंड इनको फोर्सफुली इंकॉर्पोरेट किया यूनाइटेड किंगडम में, जो कि रहा 1801। तो 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम में जोड़ दिया गया। हालांकि कई सारे वहां पे प्रोटेस्ट हुए वहां के कैथोलिक ग्रुप से, लेकिन कहीं से भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। और सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन बना दिए गए, जैसे कि ब्रिटिश फ्लैग, उसका नाम है यूनियन जैक। नेशनल एंथम हो गया गॉड सेव आवर नोबल किंग। और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जाने लगा हर जगह पे, और इंग्लिश कल्चर को भी प्रमोट किया जाने लगा। और जो भी उनके यूनियन में सबॉर्डिनेट थे, वो सारे के सारे लोग अपने कल्चर को प्रैक्टिस अब उतने अच्छे से नहीं कर सकते थे। तो ये आज का वीडियो रहा, जहाँ पे हम लोगों ने यूनिफिकेशन डिस्कस की, और उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि 1848 का जो लिबरल्स का रेवोल्यूशन था वो कैसा था जर्मनी में। आने वाले वीडियो में हम लोग विजुअलाइजिंग द नेशन को पढ़ेंगे, जहाँ पे हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूरे के पूरे
प्रोसेस में विजुलाइज कराया गया कि सारे के सारे लोग एक हैं, यूनिफाइड हैं, या फिर कलेक्टिव बिलोंगिंग शेयर करते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बढ़ते रहिए। स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।